तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया और इसका नाम रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी के हिसाब से अब हम चलेंगे और एनईपी में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी थी इसकी ऑलमोस्ट बहुत सारे एस्पेक्ट को खत्म कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए नई डेफिनेशन लिखी गई है, पुरानी डेफिनेशन से अब हमें कोई मतलब नहीं है, तो शायद यहाँ पे गलत नहीं होगा। क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हुए हैं, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चेंजेस बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम वही चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके हमारे काम के, और उन टेक्निकल चेंजेस को हम यहाँ पर सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। चेंजेस क्या हुए ये जाने इसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि चेंजेस इसके पहले भी हुए थे। 1986 में मेजर चेंज हुआ था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और उसके बाद से 1992 में भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में मेजर रिफॉर्म हुआ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और 34 ईयर्स के बाद में हुआ। तो 34 ईयर तक जो सिस्टम चल रहा था उसे ऑलमोस्ट वहाँ पे एबॉलिश किया गया है और नया सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी एप्लीकेबल होगी तो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका कहना है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आई होप ऐसा ही होगा। चेंजेस क्या क्या हुए हैं इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। पहला चेंज हुआ है कि अब हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है ये पहले कवर होता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में, लेकिन यहाँ पे सेपरेट उसे अलग कर दिया गया और बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अब उसके हम कवर करेंगे और यहाँ पर जो भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड मैटर होंगे वो सारे हैंडल करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये फैसले अकेले नहीं लेगा बल्कि यहाँ पर हमने एक अथॉरिटी बनाई है और उस अथॉरिटी का हमने नाम रखा है SSRA, जिसे हम कहते हैं स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्टेट वाइज हम जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका कॉम्बिनेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और ये लोग मिल के फैसला करेंगे एजुकेशन सेक्टर में जो भी प्लान पॉलिसीज को उनको फ्रेमवर्क करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरे अगर हम चेंज की बात करते हैं तो दूसरा चेंज यहाँ पर हुआ है राइट टू एजुकेशन, जिसे हम RTE कहते हैं। राइट टू एजुकेशन जो चेंज था उसमें हम क्या चेंज है ये जाने इसके पहले जानने कि पहले क्या था। पहले होता था कि क्लास 1 to 8 तक आप RTE का बेनिफिट ले सकते थे और जो मैक्सिमम एज थी आपकी बेनिफिट लेने की वो थी 6 to 14 ईयर, लेकिन चेंज हो गया। मैंने कहा मेजर चेंज हुआ और आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक में RTE का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में एज लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 18 ईयर और ये एक मेजर रिफॉर्म है। आप बेनिफिट RTE का आप काफ़ी ज़्यादा ईयर तक और काफ़ी आगे की क्लास तक ले सकते हैं। एक तीसरा जो चेंज हुआ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ है MDM में। MDM मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि सारे ही गवर्नमेंट के स्कूल्स में हम दोपहर का खाना जिसे हम कहते हैं लंच, जिसे हम कहते हैं मध्याह्न भोजन, वो वहाँ के स्टूडेंट्स को फ्री में अवेल कराया जाता था। पौष्टिक खाना बच्चों तक पहुँचाया जा रहा था। उसके साथ में MDM के साथ में अब वहाँ पर हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बच्चों को दिया जाने का प्रोविजन है। हेल्दी ब्रेकफास्ट जब बच्चों को दिया जाएगा तो मुझे लगता है इसके दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट हो सकता है कि बच्चा जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम वहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी जो फिजिकल पावर है वो बढ़ेगी। और दूसरा बेनिफिट हो सकता है कि जब बच्चा ब्रेकफास्ट करने के बहाने में स्कूल आएगा तो वो डेफिनेटली नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेगा। अभी बच्चा स्कूल आने से डरता है कि अरे स्कूल जाएंगे मास्टर साहब हमें पढ़ाने लगेंगे, बुक के बोझ में हमें दबा देंगे, लेकिन जब बच्चा ब्रेकफास्ट करने के नाम से स्कूल आएगा ही आएगा और स्कूल आने के बाद वो देखेगा कि अरे अब तो एजुकेशन सिस्टम में बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ दूसरा वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे नए एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई हो रही थी वो बुक से जो पढ़ाई हो रही थी उसे हमने कर दिया है खत्म। अब यहाँ पर हो क्या गया है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ना है। अगर बच्चे को लगता है कि उसे फील्ड में क्रिकेट खेल के या कुछ दूसरे गेम खेलकर उसे अच्छा लगता है तो हम उसको उसी फील्ड में आगे ले जाएंगे। ऐसे में जो बच्चा ब्रेकफास्ट करने आया है डेफिनेटली हो सकता है कि जो चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने MDM में, हो सकता है इस ब्रेकफास्ट को एप्लीकेबल करने से बच्चे का रुझान इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई की तरफ हो जाए और वो भी स्कूल आने लगे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहल की है। देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं और ये रिजल्ट्स हमें अभी फ्यूचर में पता चल जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम डिस्कशन करते हैं जिसको आप लोगों ने कई बार सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन कर दिया, जिसे हम कहते हैं 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये सिस्टम पहले भी एप्लीकेबल था, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हुए हैं ये हम जानते हैं। पहले जो सिस्टम था वो 10+2 का था, मतलब क्लास 10 तक की एक कंप्लीट सेगमेंट और +2 मतलब कि क्लास 11-12 के लिए हमने अलग सेगमेंट बनाया था। अब हो क्या गया, हमने इसी स्लैब को अगर आप जोड़ेंगे तो 10+2 होता है हमारे पास में 12 और हमने बेसिक में जो प्राइमरी KG फर्स्ट KG सेकंड की जो पढ़ाई की थी 3 साल उसको आप जोड़ दीजिए तो 12+3=15 है। और अगर आप इसका टोटल करते हैं 5+3+3+4 का तो इसका टोटल भी होता है 15। मतलब कि जो ड्यूरेशन है, जो स्पैन है वो चेंज नहीं हुआ है बल्कि हमने उसको और ज़्यादा पार्ट्स में बाइफिकेट कर दिया है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर 5+3+3+4 का क्या मतलब है, तो आइए जानते हैं।
तो 5+3+3+4 में जो पहला 5 है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर, जिसे हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। और फाउंडेशन स्टेज में हम उन बच्चों को रखेंगे जो प्री प्राइमरी प्लस क्लास फर्स्ट और सेकंड वहाँ पर बच्चे कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम आंगनवाड़ी, जो आप लोगों ने सुना होगा आंगनवाड़ी या बालवाड़ी होती है, जिसे हम बाल वाटिका का नाम इन्होंने एनपीई पॉलिसी में दे दिया। और इसमें हम बच्चों की यहाँ पर जो करेंगे वो प्रिपरेटरी क्लास होगी, जिसमें हम बच्चों को बिलो 5 ईयर के बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। और उन बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, इन बच्चों को सिखाने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम हम रखा है ECCE। इसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया गया है ECCE, और इसमें हम बच्चों का जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का एम ये है कि बच्चों को मदर टंग के बारे में, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बच्चों को बताया जाएगा और उसी में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चों की होलिस्टिक अप्रोच जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकेंगे अपने इस स्पैन ऑफ लाइफ में और बहुत कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे समझ सकेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फाउंडेशन में यहाँ पे बहुत आपकी बुक की जरूरत मैं कहूँ नहीं के बराबर है, बच्चे क्योंकि एज कम है और बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। लोकल लैंग्वेज जो होती है, रीजनल लैंग्वेज, बच्चों को समझाने की कोशिश की जाएगी और बच्चे यहाँ पर अपने होलिस्टिक अप्रोच को कर लेंगे मजबूत। अगर हम बात करते हैं सेकंड 3 की, यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, तो उस सेकंड 3 का मतलब होता है कि यहाँ पर सेकंड 3 है, जो एज है वो 6 to 9 ईयर की ली गई है और उसमें हम क्लास 3 to क्लास 5 के बारे में बात करेंगे। इसे हमने नाम दिया है प्री प्राइमरी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसे नाम दिया प्री प्राइमरी। और प्री प्राइमरी का जो एम है वो ये एम है कि यहाँ पर बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करने के बारे में बात की गई है। मतलब बहुत क्लियर है, हम लोगों ने जो फर्स्ट 5 ईयर में, जिसे हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, उसमें हमने जो सीखा था उसी को हम और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे अपने सेकंड 3 में, और जिसमें हम बात करते हैं क्लास 3 to 5 ईयर के बच्चों की, जिसमें हम थोड़ा सा लोड देंगे बुक की तरफ और वो बच्चों को वो जो रिलेटेड फील्ड जो हम पढ़ रहे थे, कार्टून्स बताएंगे, पोएम्स बताएंगे, राइम्स बताएंगे और बच्चों को हम उस फील्ड में और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और प्री प्राइमरी में आपको जो पढ़ाई करानी है बच्चों से वो करानी है आपको बच्चों को मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाई करानी है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, रीजनल लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाई करानी है। और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे थर्ड नंबर के 3 में, जिसे हम कहते हैं क्लास 6 to 8 के बारे में वहाँ पे बात करेंगे। इसे हमने नाम दिया मिडिल स्टेज। और मिडिल स्टेज में यहाँ पर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया जाएगा बच्चों के साथ में, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। बच्चा इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशोलॉजी, मैथ, साइंस के बारे में वहाँ पे कंप्लीट मतलब जान जाए। यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को यहाँ पर सब्जेक्ट का हम नॉलेज करवाएंगे और साथ में क्लास 6 के बच्चों से हम यहाँ पर कोडिंग भी करवा सकते हैं। उससे हम वोकेशनल ट्रेनिंग या बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। ये काम जब हम पढ़ते थे तो हमने काम किया था कॉलेजेस में, हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि हम कॉमर्स साइड के हो गए थे। तो बच्चे जो IT सेक्टर में जाते थे वो कोडिंग करना सीखते थे। लेकिन वाओ, क्या यहाँ पर बनाया गया है सिस्टम जी, बच्चा क्लास 6 में आने के बाद में वैसे ये सिस्टम किया गया उन लोगों के लिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब होता है कुछ रेयर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। उन लोगों के लिए हमने किया है कि उनको हम सिखाएंगे कोडिंग, और कोडिंग सीखने के लिए एक कंप्लीट ईयर में सेशन में से हम 15 to 20 डेज बच्चों को देंगे और वो जाकर सीखेंगे और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पे सीख सकते हैं, वो कोडिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलने वाला है थर्ड नंबर के 3 में। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद में 4 की, जो लास्ट +4 है उसके बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट 4 ईयर में हम यहाँ पर इसे नाम देते हैं सेकेंडरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज में जो क्लासेस कवर होती है वो 9 to 12 कवर होंगी। और 9 to 12 कवर होने के बाद में अब जो स्ट्रीम सिस्टम आप क्लास 11 में जद्दोजहद करते थे, परेशान होते थे, साइंस लें, कॉमर्स लें, मैथ्स लें, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स प्रेशर दे रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है, काफ़ी रिलैक्स है, बहुत बड़ा रिलैक्स मैं कहूँगा ये रिलैक्स है। अब क्लास 9 से आपको ले लेना है मनचाहा सब्जेक्ट और उसे कंप्लीट करना है 4 ईयर्स में। जैसे अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि क्लास 9 में ही आपको अकाउंट्स ले लेना है, तो धीरे धीरे आपको क्लास 12 तक में अकाउंट्स कंप्लीट कर लेनी है। एक साइंस का स्टूडेंट चाहते हुए भी पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता था, एक बायो का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब ये सब पॉसिबल है। स्ट्रीम सिस्टम को कर दिया गया खत्म। क्लास 9 to 12 में आपको दे देने हैं सारे एग्जाम, और एग्जाम में आपके लिए जो एग्जाम होंगे वो होंगे सेमेस्टर वाइज। हर ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और आपके लिए 4 सेमेस्टर होंगे। दोनों ही सेमेस्टर में इंडिविजुअली पास होना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। और हम यहाँ पे 9 to 12 में अपने बहुत सारे कोर्सेज को कर लेंगे कंप्लीट, जिसमें आपका है इंटरेस्ट, तो ये आपको करना है। इसे हम नाम देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि एक साथ आप बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 4 ईयर की बात कर लेते हैं, जो +4 है उसके बारे में बात करते हैं। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि क्लास 11th में आने के बाद में हम स्ट्रीम लेते थे, हम साइंस लेते थे, हम कॉमर्स लेते थे, हम बायो लेते थे, हम मैथ्स लेते थे, हम आर्ट्स लेते थे, बहुत कंफ्यूज रहते थे, फैमिली प्रेशर, हमारे खुद की टेंशन, हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे वहाँ पर, हम समझ नहीं पाते थे क्या लेके पढ़ना है। ये सब समस्या सॉल्व हो गई है NEP में। अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कि क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, तो ऐसी
गाइडलाइन अभी सरकार ने बिल्कुल इशू नहीं की कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। नहीं मेरे बच्चों, अभी एनपीई पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इंप्लीमेंट होते होते भी कई साल लगेंगे। अभी तो पॉलिसी बनी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे उसमें इंप्लीमेंटेशन होंगे और गवर्नमेंट उस पॉलिसी को जब एप्लीकेबल करेगी उसके बाद का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी आपको मिलने वाला नहीं है कोई बेनिफिट। आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर में होंगे ही होंगे, चाहे आप 10th पढ़ रहे हैं चाहे 12th पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो अपकमिंग सेशन है उनमें ये बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप ज़बरदस्ती अपने आप को खुश करके बाद में मायूस होने का काम मत करिए, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा और एग्जाम का पैटर्न चेंज होने के बाद में वहाँ पर हो सकता है ईयरली एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, यहाँ वहाँ पर मॉड्यूल बेस्ड एग्जाम हो सकते हैं। मॉड्यूल एग्जाम जिसे हम कहते हैं, मॉड्यूल एग्जाम का मतलब हो गया कि मॉड्यूल बेस्ड एग्जाम होंगे और मॉड्यूल एग्जाम में होने के बाद में एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न किया जा रहा है ईजी, और वहाँ पर हो सकता है कि अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइन नहीं इशू की है, जैसे ही पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो बोर्ड एग्जाम होंगे और बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल जैसे भी आप देखते हैं क्लास 10 में मैथ का बेसिक और स्टैंडर्ड होता है, वैसे ही सारे ही सब्जेक्ट में कर दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का बेसिक और वहाँ पर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। आपका मन है कि आप बेसिक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं या उस सब्जेक्ट का जो डिफिकल्ट वर्जन जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं उसको लेकर पढ़ना चाहते हैं और आप ऐसा कर पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को दे पाएंगे। तो अभी सिस्टम में बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को खत्म नहीं हो रहा है। जब एनपीई पॉलिसी एप्लीकेबल होगी उसके बाद से बोर्ड एग्जाम के लिए क्या और गाइडलाइन बनेगी ये क्लियर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को वहाँ पर एग्जाम देने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि 2 बार एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट का क्लियर अभी नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि एग्जाम 2 बार हो और वो हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं 360 डिग्री हॉलिस्टिक कार्ड के बारे में। ये 360 डिग्री हॉलिस्टिक कार्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अब स्टूडेंट के इवैल्यूएशन को चेक करने का पूरा पावर क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के पास में नहीं होगा। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में स्टूडेंट को खुद अपने वर्क का इवैल्यूएशन करना होगा, अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा और वो टीचर को बताना होगा, उसकी वहां पे मार्किंग नोट की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में खुद अपनी परफॉर्मेंस को गाइड करके टीचर को बताना होगा। सेकंड स्टेप में होगा क्या, जो क्लासमेट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अब उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपके बारे में उन्होंने दे दी गलत रिपोर्ट तो आपका रिजल्ट हो सकता है खराब, तो दोस्ती बना के रखिए। ये भी अच्छी अप्रोच है गवर्नमेंट की कि जब स्टूडेंट्स आपका फीडबैक देंगे और वो तभी अच्छा फीडबैक देंगे जब आपके उनके साथ रिलेशन होंगे स्ट्रॉन्ग। तो सेकंड नंबर पे हो रहा है 360 डिग्री हॉलिस्टिक कार्ड में कि आपका फीडबैक आपका साथ पढ़ने वाला आपका फ्रेंड वहां पर देगा टीचर को और टीचर उसे भी नोट करेगा कि स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ये फीडबैक नोट किया जाएगा, परफॉर्मेंस हम वहां पर नोटिस करेंगे। और तीसरे नंबर पे टीचर्स अपनी खुद का वहां पर डिसीजन लेगा, टीचर्स इवैल्यूएशन करेगा कि स्टूडेंट्स को क्या। और तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में हमें बच्चे के लाइफ स्किल सीखने की किस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, क्योंकि बच्चे से हमने पूछ लिया, फिर हमने उसके फ्रेंड से पूछ लिया, हमने उसका इवैल्यूएशन कर लिया, तो एक क्लियर डायमेंशन हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स लाइफ स्किल क्या है, वो किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। ऐसा करने के बाद में वहां पर हम उसके डेटाबेस को तैयार करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए हम वहां पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। और रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद में जो स्पैन ऑफ एजुकेशन है वो 18 ईयर तक में हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स का किस फील्ड में ग्रोथ कर रहा है, स्टूडेंट किस फील्ड में डेवलप हो रहा है उसका, और बच्चे को उसी लाइफ स्किल में हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत स्मार्ट सिस्टम 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच का है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं कि वो किसी सब्जेक्ट के बारे में जाए, हो सकता है वो बहुत किसी दूसरे फील्ड में आगे जाना चाहता हो तो उस फील्ड में आगे जाएगा। और बहुत सारे डायमेंशन से हमने ये चेक कर लिया कि हाँ ये स्टूडेंट उसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहता है और वो ऐसा ही करेगा। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल वर्कर्स होते हैं, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो अच्छा कुक हो। अगर आप उनकी हिस्ट्री जानेंगे ना तो अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं था कि हमने कोई अगर प्लम्बर बन गया तो हमने कहा कि भाई तुम प्लम्बर क्यों बन गए, तो उसने कहा कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिली थी, मैंने प्लम्बर के साथ रह के काम सीख लिया है, लेकिन उसने ये काम पढ़ाई में नहीं सीखा है। मैकेनिक से हमने पूछा तो उसने कहीं नहीं कहा कि ये काम मैंने टीचिंग में कहीं पे अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा। ये लूप होल से इन्हीं सबको खत्म कर दिया गया है। अब लाइफ स्किल्स आपको सीखना है। कोई जैसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें बस थोड़ी सी पढ़ाई करके अपने लिए पैसा कमाने का जरिया ढूंढना है, तो लाइफ स्किल में वो प्लम्बिंग का काम हो गया, रिपेयरिंग का काम हो गया, मैकेनिक का काम हो गया, ये सब काम सीख सकते हैं। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है सीख सकते हैं और उसके बाद में स्कूल लाइफ के बाद में वो कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जो इंटरेस्ट है, जो लाइफ स्किल है, उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये है 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच। ई लर्निंग को भी काफी ज्यादा वेटेज प्रोवाइड किया गया है। ई लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात यहाँ पे गवर्नमेंट ने कही और गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे जो दिव्यांग फ्रेंडली होंगे, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हमने दिव्यांग नाम दिया है, उन लोगों के लिए वो आसानी से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर फिजिकली डिसेबिलिटी होती है उन लोगों के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। स्टूडेंट्स अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या जिसे हम दिव्यांग कहते हैं वो भी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे ऐसे सॉफ्टवेयर को। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो ईजी टू यूज होंगे और ये यूज करने के बाद में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना पाएंगे।
स्कूल लेवल के बाद अगर बात करते हैं कॉलेज लेवल की, तो कॉलेज लेवल में भी हमारे लिए हो गया है बहुत आसान। अब आप किसी भी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं और आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस प्रोसेस को कर दिया गया है बहुत ईजी। आप आसानी से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते हैं। बहुत ही वहाँ पर लीनियन प्रोसीजर बना दिया गया है। पहले बहुत कॉम्प्लिकेशन थे एक कॉलेज से, क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि यूनिवर्सिटी चेंज होती थी, लेकिन इस सिस्टम को कर दिया गया है बहुत ईजी। आप आसानी से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एडमिशन की, तो अब एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा वहाँ पर CC, जिसे हम कहते हैं कॉमन कॉलेज एंट्रेंस, और इसको लेने की जवाबदारी दी गई है NTA को। NTA क्या होता है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को काम दिया गया है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को काम दिया गया कि वो सारे कॉलेज के CCE कराएंगे, और CCE का मतलब हो गया कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। और ये एग्जाम कराने के बाद में स्टूडेंट्स के मार्क के बेसिस पे उन्हें एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में। बहुत अच्छी अप्रोच है। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे उसके हिसाब से उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता चला जाएगा। और ये एग्जाम होगा एक बार, और एक बार एग्जाम देने के बाद में आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। ऐसे प्रोग्राम का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो किसी वजह से एक साल पढ़ाई करने के बाद में कॉलेज में एक साल पढ़ाई करने के बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उनकी पढ़ाई में हो जा रहा था गैप। मान लेते हैं 3 साल की पढ़ाई में कोई स्टूडेंट 1 साल, कोई स्टूडेंट 2 साल, और कोई स्टूडेंट तो पूरी पढ़ाई करके निकलते थे। तो अगर बीच में हमारी स्टडी हो जाती थी ब्रेक, ऐसे केस में अब क्या होगा? ऐसे केस में आपके लिए अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर पा रहे हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसका क्रेडिट रेटिंग बेसिस पे हम वहाँ पे एकेडमिक बैंक में स्टोर किया जाएगा, जिसे हम डिजी लॉकर कहते हैं। उस डिजी लॉकर में आपने जितने साल की पढ़ाई की उतने साल की पढ़ाई का आपका डेटा वहाँ पर रखा जाएगा, डेटा बेस तैयार किया जाएगा। और आप फ्यूचर में जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने अपनी स्टडी को छोड़ दिया था। ऐसे केस में होगा क्या? जो आपने डिजी लॉकर में आपके जो पढ़ाई की क्रेडिट रेटिंग थी उसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, और आप वहाँ से अपने टाइम को बिना बर्बाद किए, बिना वेस्ट किए आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी क्रेडिट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। यूजी कोर्सेज की बात कर लेते हैं, जिसे हम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में क्या होने वाला है? अगर किसी वजह से स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करने के बाद आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट बेसिस पे अगर वो पढ़ाई करना चाहता है तो डिजी लॉकर से उसके डेटाबेस को उठाकर हम उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। लेकिन कोई ऐसी वजह हो गई कि स्टूडेंट पढ़ाई करना ही नहीं चाहता 1 साल के बाद में, ऐसे केस में अगर स्टूडेंट ने एक कंप्लीट ईयर कॉलेज में वहां पर कर लिया तो उसे हम देंगे एक सर्टिफिकेट, उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर स्टूडेंट 1 साल से ज़्यादा 2 साल की पढ़ाई 2 ईयर्स की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम वहां पर डिप्लोमा का एक डिप्लोमा दे देंगे, और डिप्लोमा मिलने के बाद में उसकी पढ़ाई जो बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगी। और कोई स्टूडेंट्स अगर पूरी पढ़ाई करता है तो उसे हम डिग्री वहां पर देते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है, जितनी पढ़ाई आप करेंगे उसका वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, और ये एडवांटेज हमारे लिए होने वाला है बहुत अच्छा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करते थे, अब्रॉड में जाते थे, पढ़ाई करते थे। अब एनपी पॉलिसी में हो गया एक चेंज, जिसकी में चेंजेस ये हुआ है कि अब फॉरेन के बहुत सारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ब्रांचेस इंडिया में खोली जाएगी, इंडिया में उनका कॉलेज बनाया जाएगा, और आप हायर एजुकेशन इंडिया में रहकर ही फॉरेन के जो आप जाके करते हैं वो सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा इंडिया में ही रहकर। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स आईआईटी करता है तो आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन अगर वो आईआईटी करने के साथ में अगर म्यूजिक सीखना चाहता है, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहता है, तो ये सारी भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आप एक ही साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हैं, और साथ में आपका अलग किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो भी आप सीख सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट का प्रोविजन है, गवर्नमेंट इसे एप्लीकेबल करेगी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट है उसने पॉलिसी बना दी है, इसे एप्लीकेबल करते करते हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एप्लीकेबल होगा। नियर फ्यूचर में ये सब हमको देखने को मिलेगा, और देखना है कि इसके क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की, तो आप डिग्री कोर्सेज को एनपीई के अकॉर्डिंग कर दिया गया 4 ईयर का, मतलब इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बना दिए गए हैं। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम के साथ में एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऐड कर दिया जाएगा, और ड्यूरेशन रहेगी 4 साल। मतलब आप 4 साल में यहाँ पर अपने डिग्री कोर्स के साथ में एक कोई वहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप बीकॉम प्लस बीएड करना चाहते हैं तो कंप्लीट 4 ईयर में आप ये बेनिफिट ले पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एनपी एप्लीकेबल होने के टाइम आप अंडर ग्रेजुएट है और आप कोई वहाँ पर वोकेशनल प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट के साथ में आपको 2 कंप्लीट ईयर का वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करना होगा। और अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको 1 ईयर में प्रोफेशनल कोर्सेज को कंप्लीट कर लेने के लिए आपके पास प्रोविजन है। तो बहुत सारे प्रोविजन बना रखे हैं एनईपी में, और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम देखते रहेंगे। बेसिक हमारे आपके लिए यही जरूरी था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 4 टीयर सिस्टम बनाया गया जिसमें 5+3+3+4 का सिस्टम है। मैंने आपको बता दिया बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, मार्किंग स्कीम कैसे होगी, 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने देख लिया कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। एनईपी में होने वाले और चेंजेस के साथ हम आपसे फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।